जय हिंद दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा चैनल पर स्वागत है। तो आइए जीके और जीएस जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी से संबंधित आपके पेपर आने वाले हैं, इस जीके और जीएस की क्लास से आपका बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का संविधान से शुरुआत सबसे पहले करते हैं। पहला प्रश्न है, नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो सबसे पहले आप याद रखिए, भारत का जो संविधान है, संविधान में भागों की संख्या कुल 22 भाग हैं। जब भारत का संविधान निर्मित हुआ था तब अनुच्छेदों की संख्या जो थी, अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, जब भारत का संविधान निर्मित हुआ था तो कितने भाग थे? 22 भाग थे और अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। तो भाग 2 जो है, भाग 2 में भारत की नागरिकता के संबंध में प्रावधान है। इसमें नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे त्यागी जा सकती है, वो सारे प्रावधान भारत के संविधान के भाग 2 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार अभी वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है। पहले जो था संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकारों में संबंधित था। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में अभी कानूनी अधिकार है और इसको जब ये भारत का संविधान निर्मित हुआ था तब संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकारों की सीरीज में था, श्रृंखला में था। लेकिन फिर इस पे बाद में जब भारत में जैसे जैसे विकास प्रक्रिया आगे बढ़ी तो ये संपत्ति के अधिकार के मामले बढ़ने लगे। तो फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको अनुच्छेद 31 से निकालकर अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बनाया गया संपत्ति के अधिकार। तो ये बात भी याद रखिए, कब बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। पहले कहाँ पे था? 31 में था अनुच्छेद, अब कहाँ पे? अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो आइए देखते हैं कुछ मौलिक अधिकारों को। हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन जो किया गया है भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं, पहले जब भारत का संविधान निर्मित हुआ था तब कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे हैं क्योंकि कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति का अधिकार। तो 14 से 18 तक है समानता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है, अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है संस्कृति संरक्षण का अधिकार जो दिया गया है, संस्कृति संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगर किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है मदद करता है। संविधान जो अनुच्छेद 32 है इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये भी प्रश्न कई बार पूछता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारत के संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करने वाला जो भाग है संविधान का भाग 4 है, जो जिसमें दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। सबसे पहले बता दें, ये भारत के संविधान में जो आयरलैंड है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं ये नीति निर्देशक तत्वों को। और ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग 4 में अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और ये जो होते हैं वाद योग्य नहीं होते हैं। वाद योग्य का मीन्स होता है वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मीन्स होता है अगर कोई राज्य DPSP को लागू नहीं कर रहा है अपने राज्य के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप इन DPSP को, नीति निर्देशक तत्वों को अपने राज्य में लागू कीजिए। वहीं मौलिक अधिकार जो होते हैं वो वाद योग्य होते हैं। मीन्स अगर
कोई राज्य की सरकार अथवा केंद्र की सरकार किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश देगा कि उसके नागरिकों के जो नागरिक है उसके मौलिक अधिकारों का हनन जो है उसको रोका जाए, उसके खिलाफ जाके वो रिट जारी कर सकता है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फोर्सेबल नहीं होते हैं, मीन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनको बलपूर्वक लागू नहीं करा सकता है। तो इसका मीन होता है कि डीपीएसपी जो होते हैं वो वाद योग्य नहीं होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो आइए डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 36 है, ये डीपीएसपी के तहत जो राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा है उस परिभाषा को बताता है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद जो 40 है ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। जो ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। वहीं अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है, समान नागरिक संहिता, जो वर्तमान में अभी गोवा राज्य है यहाँ पर ये समान नागरिक संहिता लागू है। अनुच्छेद 45 जो है ये इसे संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, इसको जोड़ा गया था। इसमें था 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल और शिक्षा का प्रावधान जो है वो राज्य करेगा। ये अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 50 जो है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, मीन्स दोनों स्वतंत्र बॉडी हैं, दोनों स्वतंत्र रहकर काम करेंगी। न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 50 कहता है। वहीं अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है उसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति के मामले में बात करता है अनुच्छेद 51। तो डीपीएसपी जो है इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है और ये वाद योग्य नहीं होते हैं। और अनुच्छेद 36 जो है डीपीएसपी के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा है उसको बताता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता जो अभी वर्तमान में गोवा राज्य में लागू है। अनुच्छेद 45 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल से संबंधित प्रावधान किए गए। और अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथक्करण की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति इंटरनेशनल पीस की बात करता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो सबसे पहले हम मौलिक कर्तव्यों को देखते हैं। सबसे पहले ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए, भारत के संविधान में रूस के संविधान से लिया गया ये तत्व है मौलिक कर्तव्य। और जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो थे, हमने पीछे मौलिक अधिकार पढ़ाए थे। मौलिक अधिकार जो हैं इनको यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों भारत, ये प्रश्न पूछा जाता है जब भारत का संविधान निर्मित हुआ तब कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो याद रखिए जब भारत का संविधान निर्मित होता है तब एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसको इंदिरा गांधी जी जब थी, भारत की प्रधानमंत्री थी, तब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इनको जोड़ा गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भारत के संविधान में जोड़े गए। और जब 1976 में जोड़े गए थे तब कर्तव्यों की संख्या जो थी, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 1976 में 10 जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। और इनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर इनको मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और जो 86वां संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ,
इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जो था 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें प्रावधान किया गया 6 से लेकर 14 तक साल के जो बच्चे हैं इनके पेरेंट्स का मौलिक कर्तव्य होगा कि वह इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रावधान करेंगे। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो हमने देखे कितने प्रश्न, संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तब इनकी संख्या थी 10, वर्तमान में इनकी संख्या 11 और इनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब हम देखते हैं मूल कर्तव्यों के प्रचालन के लिए कि मूल कर्तव्यों को लागू कैसे किया जाए। इसके लिए एक समिति का निर्माण हुआ था, उस समिति का नाम था वर्मा समिति। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किस समय मूल कर्तव्यों के प्रचालन के लिए कौन सी समिति बनाई गई, तो याद रखिए वर्मा समिति को बनाया गया। और इन मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 51 का जो है इस अनुच्छेद में इनको स्थान दिया गया। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 51 का में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अब हमने अभी तक भाग 1 में देखा भारतीय संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया भाग 1 में, और भाग 2 हमने देखा इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है जो 5 से लेके 11 तक है, और ये 1 से लेके 4 तक है भाग 1। और हमने भाग 3 में देखा मौलिक कर्तव्यों को जो 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक है। फिर हमने भाग 4 देखा डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनका वर्णन 36 से 51 तक है। फिर हमने देखा भाग 4 का में देखा हमने भाग 4 का में जो 51 का दिया हुआ है 51 का इसमें मौलिक कर्तव्यों को देखा। फिर अब हमारा भाग आएगा भाग 5, जो भाग 5 है। भाग 5 में हम देखेंगे अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, इसमें संघ का वर्णन किया गया कि भारतीय संघ। इसमें हम सबसे पहले भारतीय संघ में हम देखेंगे राष्ट्रपति देखेंगे, उपराष्ट्रपति देखेंगे, फिर इसमें हम प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद देखेंगे, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। फिर इसी में हम आगे चल के संसद भी देखेंगे। संसद के बाद उच्चतम न्यायालय को देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के बाद इसी में महान न्यायवादी जो है भारत का अटॉर्नी जनरल, इसको भी देखेंगे, और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कैग को भी हम इसी भाग में देखेंगे। तो भाग 5 में हम इतने टॉपिक्स को देखने वाले हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, महान न्यायवादी और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, महान न्यायवादी और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो आइए इनके भी अनुच्छेद देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आएंगे। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4 का जो मौलिक कर्तव्य हैं 51 का में दिए हुए हैं। भाग 5 भारतीय संघ के बारे में दिया गया है जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। इसमें सबसे पहले प्रश्न है हमारा राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन किया गया। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 कहता है, अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ जो होंगी वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो है अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 55 जो होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, किस रीति से राष्ट्रपति के निर्वाचन होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको आइए देखते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी और बाकी के राज्यों की विधानसभाएं हैं
उनके निर्वाचित सदस्य जो होते हैं और राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और अनुच्छेद 55 जो है यही कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। अनुच्छेद 56 बोलता है कि राष्ट्रपति की पद अवधि क्या होगी, कि वह कितने साल तक पद पे बैठेगा। और अनुच्छेद 60 जो है, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ के बारे में वर्णन करता है। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में दी गई है। वहीं अनुच्छेद 61 जो है, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को हटाने की बात करता है। राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति क्या होगी, तो महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया गया है, राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बात करता है। आइए कुछ राष्ट्रपति से संबंधित फैक्ट जो हैं, जो कई बार एग्जामिनर्स पूछता है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया पूछा गया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो एक ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। याद रखिए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जो राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग है ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिए जाना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगा दिया गया है या राष्ट्रपति ने अपना पद त्याग दिया है तो कितने समय के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद पुनः भर लिया जाए, तो 6 माह की अवधि के अंदर राष्ट्रपति का पद पुनः भर लिया जाना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, लोकसभा और राज्यसभा की, उसको आहूत कौन करता है, मीन्स उसको कौन प्रारंभ करता है, तो राष्ट्रपति इसको आहूत करता है। मीन्स इसका प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का वर्णन किया गया है। वहीं एक प्रश्न पूछा जाता है, यदि भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उस स्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति भी ना हो तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालेगा, तो याद रखिए जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है भारत का उच्चतम न्यायालय का, वही भारत के राष्ट्रपति पद को संभालता है जब तक भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो याद रखिए अनुच्छेद जो 63 है, अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये वर्णन किया गया है। भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 64 कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। मीन्स राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बोलता है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 69 बोलता है उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो अनुच्छेद 69 में उसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा, ये वर्णन किया हुआ है अनुच्छेद 70 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद का जो गठन किया जाता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखिए अनुच्छेद जो 74(1) है, अनुच्छेद 74(1) में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74(1) के अंतर्गत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए इस मंत्रिपरिषद का गठन होता है। इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री पद का जो चयन होता है वो 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को चयन किया जाता है। जो बहुमत प्राप्त दल होता है, बहुमत प्राप्त दल में से प्रधानमंत्री पद का चयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है, आप देखेंगे संसद का वर्णन जो किया, संसद जो होता है, संसद के अंतर्गत संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीन से मिलकर संसद बनती है। संसद का वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 79 में किया गया है, 79 में संसद का वर्णन है। जबकि अनुच्छेद 80 में जो है वो राज्यसभा का वर्णन किया गया है। वहीं अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा का वर्णन है। बाकी का अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। तो ये है संसद के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आते हैं। कोई भी बिल कानून तब बनता है जब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब कोई भी बिल फाइनली कानून बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिए संविधान के अनुच्छेद 1 से 24 से लेके
147 तक जो वर्णन दिया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है भारत के संविधान में। अनुच्छेद 24(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे जिला अथवा सत्र न्यायालय होते हैं। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट जो होते हैं वो इसके नीचे आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एवं सेशन कोर्ट जो होते हैं इसके नीचे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, इसके 3 स्तर होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो बाकी के जो न्यायाधीश होते हैं उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है वही भारत का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इसे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि संविधान का संरक्षक कौन है, तो संविधान का जो संरक्षक है, संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट है भारतीय संविधान का संरक्षक है। इसे कई बार एग्जामिनर्स ने पूछा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में वर्णन है भारतीय संविधान? आप याद रखिए अनुच्छेद 352 जो है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। तो आपातकालीन शक्तियों का वर्णन जो किया गया है संविधान के भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है। और भारत में 3 प्रकार का आपातकाल लगता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया अनुच्छेद 352 में। 356 में जो किया गया है राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। वहीं 360 में जो है वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। अभी तक आप देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आपात जो था पहले आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगाया जाता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको आंतरिक विद्रोह की जगह सशस्त्र विद्रोह में परिवर्तित कर दिया गया। तो अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो याद रखिए 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और ये 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है। और इसको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये इसके द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया संविधान में, और 243 से लेकर 243O तक अनुच्छेद जोड़े गए भाग 9 में। इसी के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जो पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों से संबंधित विषय हैं, ये 29 विषय। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया भारत में, जिसमें 3 स्तर हैं। ग्राम स्तर पर जो है वो ग्राम पंचायत है, मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत जिसे ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं, और फिर इसके बाद जो जिला स्तर पर है वो जिला पंचायत है। तो ये 3 स्तर हैं। और भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है उसको संवैधानिक स्वरूप बलवंत राय मेहता जो है, बलवंत राय मेहता इस समिति की अनुशंसा के आधार पे 73वां संविधान संशोधन किया गया। फिर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन जो है वो संबंधित है। तो 74वां संविधान संशोधन जो है, 73वें संविधान संशोधन में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात है, वहीं 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन। आइए अब हम देखते हैं कुछ समितियां जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित समितियां बनी, महत्वपूर्ण समितियां हैं। ये कई बार एग्जामिनर्स पूछता है कि किससे संबंधित हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, 1957 में बनी थी। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी। और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी, 1977 में ये बनी थी। फिर जीके वी राव समिति बनी, और लक्ष्मी मल सिंघवी LM सिंघवी समिति जो थी वो भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित थी। तो देखते हैं 74वां संविधान संशोधन हमने आपको बताया था, शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसी के तहत भाग 9 का जोड़ा गया, जिसमें 243P से लेकर 243ZG तक अनुच्छेद हैं। हमने आपको बताया था जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन था उसमें 243 से लेकर 243O अनुच्छेद तक है। फिर इसी के आगे 243P से लेकर 243ZG तक शहरी स्थानीय स्वशासन नगर पालिकाओं का वर्णन है। इसे भी 3 स्तर पर लागू किया जाता है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम।
और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। जैसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वैसे ही 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय दिए गए हैं। नगर पालिकाओं से संबंधित हैं ये 18 विषय जिस पे नगर पालिका काम करती है।